वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिसके अंतर्गत हमने अंतिम क्लास में स्वयं प्रेरण को समझा था और ये भी जानना था कि धारावाही कुंडली या फिर धारावाही परिंदलिका के अंदर स्वयं प्रेरकत्व का मान कितना होता है, उसके लिए स्वयं प्रेरकत्व कितना बनता है। साथ में हमने अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन को भी समझा था। तो आज अपनी बात करने वाले अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो अन्योन्य प्रेरण कहते किसे हैं, उसको अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। अन्योन्य को यदि आप दो टुकड़ों में तोड़ो, संधि विच्छेद करो, तो अन्य के कारण अन्य पे, यानी कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यानी कि प्रेरकत्व दूसरी कुंडली में आएगा तो अन्य के कारण जो अन्य पे प्रेरकत्व आता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस परिघटना को अपने क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो किसे कहोगे आप अन्योन्य प्रेरकत्व? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकटवर्ती दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस परिघटना को अपने क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहोगे, इसको हमें सबसे पहले समझना है। तो क्या होगा अन्योन्य प्रेरकत्व? तो एक्चुअल में होगा क्या कि अपने पास दो कुंडली है। एक कुंडली इस प्रकार से ये हो गई, इस कुंडली में अपने बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करेंगे। धारा का मान हमने I1 मान लिया, पहली कुंडली है। तो इसी प्रकार से इसके पास में ये दूसरी कुंडली हमने रख दी, इसमें धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसमें यदि धारा आएगी तो I2 बन जाएगी। पहली वाली कुंडली का फ्लक्स φ1, दूसरी कुंडली का फ्लक्स φ2, पहली वाली में फेरों की संख्या N1 और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2। ऐसा कुछ सिस्टम है। तो जब पहली कुंडली में करंट फ्लो होगा तो पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स होगा इस प्रकार से। यदि पहली कुंडली के अंदर प्रवाहित धारा के मान में लगातार परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना है और पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरी वाली से भी जुड़ा हुआ होगा, तो दूसरी वाली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और हम ये जानते हैं कि जब भी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी कि कुंडली नंबर 2 के चुंबकीय फ्लक्स अर्थात φ2 में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक तो उत्पन्न होगी प्रेरित धारा और दूसरी उत्पन्न होगी प्रेरित विवाह बल। ओके, ये दो परिघटनाएं उत्पन्न होगी। इनके उत्पन्न होने को तो हमने क्या कहा है? अन्योन्य प्रेरण कहा है। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहोगे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरी कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है परिवर्तन? क्योंकि हम पहली कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित है वो चेंज कर रहे हैं, धारा प्रवाह को बदल रहे हैं। यानी कि दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स होता है वो पहले वाली कुंडली कि धारा के समानुपाती, धारा के ऊपर डिपेंड करता है, धारा के समानुपाती होता है। तो दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स आएगा वो समानुपाती किसके होगा? पहले वाली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के। तो यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या बन जाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व M बन जाता है। तो M × I आ गया। यहाँ पे क्या होगा? M बराबर क्या बन जाता है? φ2/I1। और यहाँ पे M होगा क्या? यहाँ पे M होगा जहां कैपिटल M होगा अन्योन्य प्रेरण। तो ये बन गया अन्योन्य प्रेरण। ओके, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि M यहाँ पे क्या है? अन्योन्य प्रेरण है। तो अन्योन्य प्रेरण यहाँ पे तो बात हो गई φ2/I1 तब जब इनमें फेरों की संख्या एकांक है। यदि दूसरी कुंडली का फ्लक्स φ2 है, ये φ2 फ्लक्स एक फेरे के कारण है। यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है तो यहाँ पे ये जो M बन जाता है वो कितना बन जाता है? N2 φ2/I1। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फेरों की संख्या काम आती है N2 वो दूसरी वाली कुंडली की होती है, यानी कि उस कुंडली की होती है जिसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स अपने काम में लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स हमने दूसरी कुंडली का काम में लिया है तो फेरों की संख्या भी दूसरी कुंडली की ही प्रयोग में ली जाएगी। तो यहाँ पे ये अन्योन्य प्रेरकत्व बन गया है। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इस समीकरण नंबर 1 का उपयोग कर लो। क्या होगा कि I1 का मान एकांक कर दो, क्या बन जाता है? यदि, ऐसा कह लो, यदि हमने क्या किया? I1 का मान एकांक कर दिया, 1 एम्पियर कर दिया। I1 क्या है? पहली कुंडली में प्रवाहित धारा है। तो M बराबर क्या बनेगा? φ2। तो उस केस में क्या होगा? M बराबर φ2 होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि I1 का मान हमने एकांक कर दिया। तो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा में
पहली कुंडली में प्रवाहित धारा को एकांक करने पर दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है φ2 उत्पन्न होता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यानी कि दूसरी कुंडली के फ्लक्स को अपने अन्योन्य प्रेरकत्व कहेंगे। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि पहली कुंडली में एकांक मान की धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को ही अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है क्या, कि अपने पास जो विद्युत वाहक बल था, जो कैपिटल E था, उसका एक फॉर्मूला था कि E बराबर माइनस का L माइनस का डी फाई बी बटे में डी टी, डी फाई बटे में डी टी। फाई बी यहाँ पे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल तो दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, और दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स ये रहा MI1। तो यहाँ से E2 बराबर क्या बन जाएगा, परिमाण की बात करेंगे तो आप इस माइनस को हटा सकते हो, यानी कि आप यहाँ से क्या करोगे, मोड इसका ले लोगे। ओके, तो φ2 की वैल्यू पुट कर दो MI1, तो d/dt ये क्या बन जाएगा, MI1 बन जाएगा। और E2 का मोड है वो कितना आ जाएगा, M एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, di1/dt बन जाएगा। इसके आधार पे आप एक परिभाषा और दे दोगे क्या, कि जो धारा में परिवर्तन हो रहा है पहली कुंडली में, उसको एकांक मान लो, एम्पियर प्रति सेकंड। यानी कि धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो जाए, उस केस में E2 का मान कितना बचेगा, M बचेगा, परिमाण मोड परिमाण बचेगा। दूसरी कुंडली का जो विद्युत वाहक बल होगा वही क्या बन जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व बन जाएगा। कब, जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की दर है वो एकांक हो। प्राथमिक कुंडली में I1 है ना, प्राथमिक कुंडली पहली कुंडली कह सकते हो, प्राथमिक कह सकते हो। पहली कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर यदि एकांक होती है तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के परिमाण को ही अन्योन्य प्रेरकत्व M कहते हैं। तो ये यहाँ पे दो डेफिनेशन बन जाती है बच्चों, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करेंगे, और अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सिंपल अपने क्या करना है, M ज्ञात करने के लिए φ2 बटे में I1, या फेरों की संख्या अपने बहुत ज़्यादा होगी तो आप ये सूत्र काम में लोगे, M बराबर N2 φ2 बटे में क्या होगा, I1 होगा। तो अब अपने बात करते हैं कि अपने पास दृढ़ता से लिपटी हुई दो कुंडलियाँ होंगी। देखो अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करोगे, आपको दो कुंडलियों की जरूरत पड़ेगी। तो दो कुंडलियाँ होंगी, दो परिनलिकाएं होंगी, एक दूसरे पे लिपटी हुई मिलेंगी। उनके लिए अन्योन्य प्रेरकत्व M का मान कितना बनता है, आइए अपने उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी दो समाक्षीय परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व है। कैपिटल M कितना होगा, मतलब अपने दो परिनलिकाएं होंगी, दोनों समाक्षीय होंगी, दोनों का अक्ष एक ही होगा, यानी कि वो एक दूसरे पे लिपटी हुई है। उनके लिए अन्योन्य प्रेरकत्व M कितना बनेगा उसको अपने समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि एक परिनलिका इस प्रकार से हमने ले ली, ये एक परिनलिका हो गई। पहली परिनलिका है तो बच्चों इसमें अपनी धारा प्रवाहित कर देंगे, विद्युत वाहक बल इसकी वोल्टता को मान लो, कितना मान लो, V मान लो इसकी वोल्टता को, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को आप मान लोगे I1। मान लिया कि जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो फ्लक्स होगा φ1 होगा, फेरों की संख्या इसमें I1 है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, जो भी होना है कंडीशन। तो ये हमने कंडीशन मान ली। ये तो केवल एक परिनलिका हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी परिनलिका लेनी है, समाक्षीय होनी चाहिए, और इस प्रकार से दूसरी परिनलिका को इसी के ऊपर हमने लपेट दिया इस प्रकार से, और ये बन गई जी दूसरी परिनलिका। और दूसरी परिनलिका में फेरों की संख्या को आप N2 मान लोगे, फ्लक्स इसका कितना मान लोगे, φ2 मान लोगे, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा होगी उसको I2, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को आप E2 नाम दे सकते हो। अपने पास ये कंडीशन है। और परिनलिका की जो लंबाई है दोनों की एक समान लंबाई है, कैपिटल L, यानी कि दोनों समान लंबाई की हैं, समाक्षीय हैं। और पहले वाली परिनलिका में धारा प्रवाहित हो रही है जो अपने बैटरी के द्वारा कर रहे हैं, और दूसरी परिनलिका में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी जिसको अपने ज्ञात करने वाले हैं, और उसके आधार पे अपने कैपिटल M को फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों क्या होगा कि दूसरी परिनलिका है, यहाँ पे दूसरी परिनलिका के अन्योन्य प्रेरकत्व M कितना बनेगा वो हमें देखना है। तो मैंने ये कहा था कि M ज्ञात करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा, N2 φ2
बटे में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है। हमें सिर्फ काम इतना करना है कि दूसरी कुंडली के अंदर फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब फ्लक्स आप ज्ञात करोगे कैसे? फ्लक्स का सिंपल आप एक सूत्र जानते हो, वो सूत्र अपने को काम में लेना है। फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? BA cos थीटा होता है। यानी कि फ्लक्स को सिंपल यदि आप ज्ञात करना चाहते हो, अधिकतम फ्लक्स की बात करते हो, तो मान कितना बन जाता है? BA बन जाता है। इस सूत्र के आधार पर आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर लोगे। तो करोगे कैसे? जैसे कि हमें दूसरी कुंडली का फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फ्लक्स होता है BA, और परिनलिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? परिनलिका के अंदर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नोट स्मॉल ni, और स्मॉल n के स्थान पे वैल्यू आती है n बटे में कैपिटल, इतना मान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको I की जरूरत पड़ेगी। I आपने दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं की है, तो आप दूसरी कुंडली के लिए फ्लक्स ज्ञात नहीं कर पाओगे। आपने पहली कुंडली में धारा प्रवाहित की है, तो पहली कुंडली के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर सकते हो। दोनों कुंडलियां समान आकार की है, तो उनके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी समान होगी, दोनों एक साथ लिपटी हुई है। तो जितनी बल रेखा पहली कुंडली के अंदर से गुजरेगी चुंबकीय बल रेखा, उतनी ही बल रेखाएं दूसरी कुंडली के अंदर भी गुजरने वाली है। तो फ्लक्स आप पहली कुंडली का ज्ञात कर लो, उतना ही फ्लक्स दूसरी कुंडली का होने वाला है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो पहली कुंडली का फ्लक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि पहली कुंडली में धारा का मान भी हमें पता है, फेरों की संख्या भी पता है, और एल का मान भी पता है। हम दूसरी कुंडली का फ्लक्स ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूसरी कुंडली के लिए धारा का मान हमें नहीं पता, धारा कितनी प्रवाहित होगी, या फिर हमने कितनी प्रवाहित की है, हमने कोई धारा प्रवाहित की नहीं है एक प्रकार से। तो B बराबर आप पहली कुंडली के लिए B1 ज्ञात कर लो, तो उसके आधार पे B1 A1 से φ1 निकल जाएगा। तो पहली कुंडली में N1 धारा I1, लंबाई आपके पास L1 है। तो पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना बन जाता है? B1 इंटू A आ जाता है। एक क्षेत्रफल होगा, दोनों कुंडलियों का बराबर होगा, तो यहाँ से φ1 बराबर कितना बन जाएगा? B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नोट N1 I1 बटे में आ जाएगा L, ये तो आ गया B1 का मान, इंटू कितना है? इंटू है जी A, ये आ गया जी, और φ1 का मान निकल के आ गया। φ1 यदि निकल के आ गया तो आप क्या ज्ञात कर लोगे? φ2, क्योंकि φ1 और φ2 दोनों मान आपस में क्या है? बराबर है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो m का मान निकल के आ जाता है। अतः अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M क्या बन जाएगा? N2 φ2 बटे I1, तो ये आ जाएगा N2 बटे I1, और φ2 की वैल्यू ये रही म्यू नोट N1 I1 L इंटू A, और यहाँ पे बच्चों ये I1 है, तो I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से M का मान अपने पास कितना बचेगा? M का मान बचेगा म्यू नोट N1 N2 इंटू A बटे में कितना आ जाता है? N, ये आ जाता है M का मान समीकरण नंबर 3 में, जो कि अपने लिए फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या किया? दो समाक्षीय परिनलिकाएं थी, सिंपल उसके अंदर M ज्ञात कर लिया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। M का फॉर्मूला हम जानते हैं, φ2 हमें ज्ञात करना था। φ2 का सिंपल सा सूत्र होता है B इंटू A, φ2 ज्ञात नहीं कर सकते, φ1 ज्ञात कर लिया, जितना φ1 होगा उतना ही φ2 बनेगा, वैल्यू पुट कर दी सूत्र में, M का मान निकल के आ गया। वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये था अपने पास समाक्षीय परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इस टॉपिक के साथ ही अपना ये जो लेसन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है, और आपका जो 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ये लेसन नंबर 9 आवश्यक रूप से आएगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।